Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next sections into the Minimum Wages Act. तो इसमें हम आज सेक्शन 22 देखेंगे. सेक्शन 22 ABCDE क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आज हम जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें क्या देखने वाले. सबसे पहले तो सेक्शन 22 में पेनाल्टीज़ फॉर दी सर्टन ऑफेंसेस में कौन कौन से पेनाल्टीज़ होते हैं. उसके बाद सेक्शन 22A में जनरल प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ अदर ऑफेंसेस के लिए क्या है. उसके बाद 22B में कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंसेस. कॉग्निजेंस क्या होते हैं, ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं. उसके बाद 22C में ऑफेंसेस बाय द कंपनीज. अगर कंपनी ने ऑफेंस किया है तो कौन लायबल रहेगा, वो हम 22C में C फॉर कंपनी से याद रख सकते हैं आप. उसके बाद 22D में पेमेंट ऑफ अनडिस्पर्स्ड अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉयज़. उसके बाद 22E में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ असेट ऑफ एम्प्लॉयर विद गवर्नमेंट. उसके बाद 22F में एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 टू शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो हम देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सेक्शन 22 क्या कहता है. सेक्शन 22 डील्स विद द पेनाल्टीज़ फॉर सर्टन ऑफेंसेस जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट में दिए हैं. वायलेटिंग वर्क नॉर्म्स अगर उन्होंने वायलेट किया है तो वहाँ पे उनको पेनाल्टीज़ लगेंगे. तो हम देखेंगे एन एम्प्लॉयर हो क्लॉज जो दिया है, pays to any employee less than minimum rate of wages fixed for that employee's class of work or less than amount due to him under the provision of this act. तो इसमें सिंपल मीनिंग क्या है. इफ़ एन एम्प्लॉयर पेज टू एम्प्लॉई लेस दैन, सबसे पहले तो फर्स्ट जो है मिनिमम वेज जो फिक्स्ड किया है गवर्नमेंट ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, उससे कम दे रहे हैं. और जो अमाउंट लीगली है वो ड्यू करके रखा है, पेमेंट नहीं किया है, तो उसमें वो क्या रहेंगे, यहाँ पे पनिशमेंट के लिए पेनाल्टीज़ के लिए लायबल रहेंगे. ये सबसेक्शन 1 में बोला है. उसके बाद सबसेक्शन 2B में क्या बोला है, क्लॉज B में क्या बोला है. कॉन्ट्रावेंस एनी रूल और ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 13, जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो 13 में बनाया है, पनिशेबल विथ द इम्प्रिजनमेंट विच में भी एक्सटेंड 6 मंथ के लिए एक्सटेंड होगा, और विथ फाइन भी होगा वहाँ पे विच में एक्सटेंड 500 रुपीज़. यहाँ पे 6 मंथ जो भी है वो क्या होगा, एंड 500 रुपीज़ जो है फाइन लगेगा यहाँ पे, और बोथ भी लग सकता है. प्रोवाइडेड दैट इन इम्पोजिंग एनी फाइन और फॉर ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन the court shall take into consideration amount of the compensation already awarded against the accused proceeding taken under section 20. तो इसमें क्या बोला है सिंपली बी क्लॉज में, इफ़ एन एम्प्लॉयर वायलेट्स एनी रूल और ऑर्डर अंडर सेक्शन 13 में जो भी है, अगर उन्होंने रूल और ऑर्डर यहाँ पे जो है उन्होंने अगर वायलेट किया तो डिसओबेइंग नॉर्म्स रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स, रेस्ट डे, ओवर टाइम रीपेमेंट जो है इसमें, तो उस केस में पनिशेबल होगा. ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर नॉट गिविंग मैंडेटरी रेस्ट डे यहाँ पे नहीं दे रहे और फॉलिंग टू पे ओवर टाइम नहीं पे कर रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पनिशमेंट लगेगी, अप टू 6 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन 500 रुपीज़ होगा. कैन बी अवॉर्डेड टुगेदर भी यहाँ पे अवॉर्डेड हो सकता है, ऐसे बोला है. तो इम्पोर्टेंट प्रोविज़ो जो है यहाँ पे जो प्रोविज़ो, if the compensation has been already awarded है यहाँ पे, if the compensation is already awarded, compensation is already awarded to employee under section 20 में जो दिया है, then the court must consider that while deciding the fine amount under this section. यहाँ पे वो consideration होगा, यहाँ पे consider किया जाएगा यहाँ पे. ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन है जो सेक्शन 22A देखेंगे हम. ओके, जनरल प्रोविज़न फॉर द पनिशमेंट ऑफ अदर ऑफेंसेस के लिए जनरल प्रोविज़न दिया गया है. यहाँ पे क्या है, एनी एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन और एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर
made there under shall, if no other penalty is provided for such contravention by this act, be punishable with the fine एक्सटेंडेड टू 500 रुपीज़ यहाँ पे फाइन होगा। इसका सिंपल जो मीनिंग एक्सप्लेनेशन है, एनी एम्प्लॉयर हु कैन वॉयलेट्स, किसी ने भी वॉयलेट किया है एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल ऑर्डर, देन नो फॉर विच नो अदर स्पेसिफिक पेनल्टी इज़ प्रोवाइडेड, यहाँ पे स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है एंड रूल वॉयलेट किया है तो यहाँ पे क्या लगेगा फाइन, यहाँ पे शैल बी पनिश्ड विद द फाइन अप टू 500 रुपीज़। एग्जाम्पल, इफ़ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर, अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया, रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है, तो स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है कि आपने रजिस्टर नहीं प्रोवाइड किया तो कितना फ़ाइन लगेगा, तो यहाँ पे फ़ाइन कितना लगेगा, अप टू 500 रुपीज़ तक फ़ाइन लग सकता है यहाँ पे। ओके, अगर मेंशन नहीं है तो। ओके, जो नेक्स्ट है वो 22B में दिया गया है। 22B क्या है, तो सबसे पहले जो है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस यहाँ पे लेना है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन कंप्लेंट अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एन ऑफेंस, यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन के। कब नहीं ले सकते, देखिए यहाँ पे एक क्लॉज में क्या बोला है, अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 22 unless an application in respect of facts constituting such offence has been presented under section 20 and has been granted wholly or in part and appropriate government or officer authorized by it this behalf has sanctioned making of the complaint। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल जो ए में क्या बोला है, कोर्ट कैनॉट टेक अप अ कंप्लेंट फॉर पेइंग लेस दैन मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 22 क्लॉज ए अनलेस, कब तक नहीं लेगा, जब तक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 में नहीं आता है, जब तक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 में नहीं आता है तब तक क्या नहीं करता, कोर्ट क्या नहीं करता, यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं लेता। ओके, तो सेक्शन 20 जो है वो क्लेम्स की बात करता है, तो आप क्लेम मांगोगे नहीं तब तक आपको क्लेम मिलेगा नहीं, ऐसी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है अंडर सेक्शन 20 में। उसके बाद जो है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अथोराइज्ड ऑफिसर सैंक्शन द कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट है उसको क्या, कंप्लेंट आया, एप्लीकेशन आया, उसके बाद जो अथोराइज्ड गवर्नमेंट है, अथोराइज्ड ऑफिसर है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे सैंक्शन देंगे तो ही यहाँ पे आगे प्रोसीडिंग चलेगी, जो भी कोर्ट है वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा इस केस में। तो एक्सप्लेनेशन सिंपल में बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर प्रोसिक्यूशन फॉर अंडर पेमेंट, अगर अंडर पेमेंट एम्प्लॉयर अंडर, कोई भी अंडर पेमेंट 200 रुपीज़ पर डे आपको क्या है पेमेंट है, लेकिन एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, आपको 100 रुपीज़ पर डे पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे अंडर पेमेंट हो रहा है ऑफ द वेजेस, देयर मस्ट बी प्रियोर क्लेम एंड गवर्नमेंट अप्रूवल होगा यहाँ पे, एंड आपको क्लेम मांगना है, यहाँ पे, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लेम नहीं मिलेगा। ओके, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। ओके, ये हुआ सबसेक्शन 1। यहाँ पे सबसेक्शन 1 में की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो अंडर 20 में, सेक्शन 20 में आपको एप्लीकेशन करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे जो क्लेम है यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको क्लेम करना है तभी आपको मिलेगा। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी है आपको क्लेम है फुल्ली पार्टली जैसा है वैसा करना है यहाँ पे। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और अथोराइज्ड ऑफिसर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सैंक्शन लेंगे, जो कंप्लेंट है उसका सैंक्शन मिलने के बाद ही जो कॉग्निजेंस है यहाँ पे मैजिस्ट्रेट और जो भी है मैजिस्ट्रेट ऑफ एन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट बी क्लॉज में क्या बोला है, बी क्लॉज ऑफ सेक्शन 22, सेक्शन 22 ऑफ बी क्लॉज में क्या बोला है, तो सेक्शन 22 ऑफ बी क्लॉज में सिंपल जो सेक्शन 22 है इसमें क्या बोला है सेक्शन 22 में वो देखेंगे सबसे पहले। तो बी क्लॉज में हमने क्या देखा था, इफ द एम्प्लॉयर वॉयलेट्स एनी रूल ऑर्डर अंडर सेक्शन 13, अगर अंडर सेक्शन 13 में कोई भी रूल किया गया है अगर वो वॉयलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और अंडर सेक्शन 22A एक्सेप्ट कंप्लेंट मेड बाय और विद द सैंक्शन, कंप्लेंट मेड बाय और विद द सैंक्शन ऑफ एन इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे बी में क्या बोला है, कोर्ट जो है कोर्ट कैनॉट टेक एन कंप्लेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 22 बी में यहाँ पे कंप्लेंट नहीं लेगा, कब तक नहीं लेगा, कॉन्ट्रावेंडिंग द रूल्स एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 13
और सेक्शन 22A जनरल ऑफेंसेस अनलेस कंप्लेंट इज मेड और विद सैंक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर। सेम है, यहाँ पे इंस्पेक्टर है, यहाँ पे इंस्पेक्टर के जो सैंक्शन है, यहाँ पे आपको इंस्पेक्टर के सैंक्शन लेना है। तो ए क्लॉज में कौन था, ए क्लॉज में आपको सैंक्शन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसका क्या करना था, यहाँ पे सैंक्शन लेना था। देखिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसका सैंक्शन यहाँ पे बिहाफ मेकिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑथराइज्ड का सैंक्शन लेना था। लेकिन बी क्लॉज में जो भी है यहाँ पे क्या किसका सैंक्शन है, इंस्पेक्टर का सैंक्शन लेना है यहाँ पे। उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, नो कोर्ट शैल टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज ए क्लॉज बी ऑफेंस सेक्शन 22 तो अनलेस द कंप्लेंट देयर ऑफ मेड विद इन द 1 month ऑफ एन ग्रांट ऑफेंस सैंक्शन अंडर द सेक्शन 3। तो इसमें क्या बोला है, सिंपल इतना ही बोला है कि जो भी है आपको क्या करना है, फॉर ऑफेंसेस जो भी है 2A में क्या बोला है कि फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 22A 22B कंप्लेंट्स मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 month सैंक्शन बीइंग ग्रांटेड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे विद इन 1 month सैंक्शन ग्रांट हुआ तो आपको 1 month सैंक्शन, अगर गवर्नमेंट का जो भी इंस्पेक्टर है उनका सैंक्शन मिला विद इन 1 month में आपको क्या करना है, कंप्लेंट क्या करना है, दाखिल करना है यहाँ पे। उसके बाद बी में क्या बोला है, बी पॉइंट में अंडर सेक्शन 22A unless the complaint thereof is made within 6 months of the date which offence alleged have been committed। तो इसमें सिंपल इतना ही है कि फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 22A में अगर ऑफेंस हुआ है तो कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑन ऑफेंस। डेट ऑफ एन ऑफेंस यहाँ पे क्या होगा, जो भी है कंप्लेंट के लिए आपको कंप्लेंट फाइल करना है। तो सेक्शन सबसेक्शन 2A यानी 2A एंड 2B में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे सिंपल इतना है, टाइम लिमिट टू फाइल कंप्लेंट आफ्टर परमिशन इज गिवन। जो परमिशन देने के बाद जो टाइम लिमिट है वो है 1 month है। तो बी में क्या बोला, यहाँ पे भी टाइम लिमिट दी गई है फॉर द जनरल ऑफेंस। अगर जनरल ऑफेंस हुआ है इस 6 month फ्रॉम द ऑफेंस डेट, 6 month फ्रॉम द ऑफेंस डेट है, यहाँ पे फ्रॉम द सैंक्शन ग्रांट हुआ है तब से है। ओके ओके, तो सी देखेंगे हम, सी फॉर कंपनी ऐसे याद रखेंगे हम। ओके 22C। तो इसमें क्या बोला है, सबसेक्शन 1 में जो है 22C में, तो इफ़ अ कंपनी और इफ़ द पर्सन कमिटिंग एनी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट इज़ अ कंपनी हो, अगर अ पर्सन कमिटिंग ऑफेंस जो हुआ है अगर वो कंपनी में हुआ होगा, एवरी पर्सन हु एट टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड, जब जो ऑफेंस कमिट हो रहा था तब जो जो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है वो ऑल आर लायबल फॉर दैट ऑफेंस, was in charge of and was responsible to company for the conduct the business of the company as well as the company shall deem to be guilty of the offences shall be liable to proceed against एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो इसमें सिंपल जो है सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, तो इसमें जो है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन द चार्ज, जो इनकी लायबिलिटी क्या है वो बताई गई है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, तो सिंपल जो है सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन चार्ज का जो लायबिलिटी है वो बोला है यहाँ पे। इफ़ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, अगर इस एक्ट में मिनिमम वेजेस एक्ट में अगर कंपनी ने क्या किया है, कोई भी जो ऑफेंस है वो कंपनी ने कमिट किया है, तो एवरी पर्सन हु वॉज इन द चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एट द टाइम एज वेल एज द कंपनी इटसेल्फ डीम्ड गिल्टी एंड कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड दी पनिश्ड। इसका मतलब क्या है, सिंपल इतना ही मतलब है, जो कोई भी कंपनी में जो पर्सन है हु वॉज अ चार्ज जिसके पास है और रिस्पॉन्सिबल है उस ड्यूटी के लिए, तो फॉर बिजनेस एट द टाइम एज वेल एज कंपनी, खुद कंपनी इटसेल्फ भी यहाँ पे क्या होगी, डीम टू बी एंड गिल्टी होगी एंड कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड यहाँ पे होगा। उसके बाद जो प्रोविज़ो दिया है वो देखेंगे। प्रोविज़ो में क्या बोला है, सिंपल इतना ही है, प्रोविज़ो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो जो प्रोविज़ो है, नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन shall render any such person liable to any punishment provided under this act if he proves that the offence was committed without his knowledge
or that he exercised all due diligence and to prevent the commission of such offense। तो इसमें सिंपल क्या है कि एक एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, कब होगा, सच पर्सन जो कोई भी पर्सन है विल नॉट बी लायबल इफ दे प्रूव दैट दे ऑफेंस हैपन विदाउट देयर नॉलेज, उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या ऑफेंस हो रहा है, वो नॉलेज नहीं था। सेकेंड जो है, द एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस, केयर जो है उसके साथ उन्होंने क्या किया था, जो ऑफेंस है उसको होने से रोका था, प्रिवेंट किया था, फिर भी ऑफेंस कमिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो यहाँ पे लाइबल नहीं होंगे, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है इसमें क्या होगा, notwithstanding anything contained in subsection 1, where an offence under this act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or the convenience of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, or other officer of an company, such director, manager, secretary, or other officer of the company shall be also deemed to be guilty of that offence, shall be liable to be proceed against, punished accordingly। तो इसमें क्या है, सिंपल इस जो सबसेक्शन 2 है इसमें क्या बोला है, इवन इफ़ द पर्सन इन चार्ज इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, अगर पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इफ़ द ऑफेंस वॉज कमिटेड विद द कंसेंट, अगर पर्सन लायबल नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं है लेकिन कंसेंट से हुआ है, कन्वीनियंस से हुआ है, ड्यू टू निगलेक्ट से हुआ है, ऑफ एन एनी डायरेक्टर जो कोई भी है उसके जो निगलेक्ट, पर्सन डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो लायबल नहीं होगा, उसके जो कंसेंट से हुआ है, और यहाँ पे जो डायरेक्टर मैनेजर है उनका कंसेंट था, उनको पता था, और यहाँ पे उनके निगलेक्ट की वजह से जो कोई भी ऑफेंस है यहाँ पे वो कमिट हुआ है। तो इस बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे जो कोई भी डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है एंड अदर ऑफिसर जो कोई भी है ऑफ द कंपनी, दैट ऑफिसर इज लायबल होंगे यहाँ पे, कंसिडर द गिल्टी, कैन बी पनिश्ड होंगे यहाँ पे। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, एक्सप्लेनेशन में जो कोई भी है, कंपनी की डेफिनेशन दी गई है एक्सप्लेनेशन में। कंपनी मीन्स व्हाट, कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो कंपनी जो क्या कोई भी है क्या होगा, कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग फर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो डायरेक्टर है, बी में डेफिनेशन दी गई है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू द फर्म मीन्स पार्टनर इन द फर्म, जो कोई भी है पार्टनर्स जो कोई भी है वो क्या होंगे, डायरेक्टर। फर्म में जो कोई भी है पार्टनर्स होते हैं ना, तो ऑल पार्टनर्स आर डायरेक्टर होंगे यहाँ पे। ओके, ओके, तो हम देखेंगे अब 22D। सेक्शन 22D में क्या बोला है, पेमेंट ऑफ अन, जो पेमेंट है यहाँ पे क्या बोला है सेक्शन 22 में, 22D में, पेमेंट ऑफ अनडिस्पर्स, जो भी अमाउंट है यहाँ पे उसका क्या ड्यू टू एम्प्लॉयज़ की वजह से जो अनडिस्पर्स पेमेंट है उसका क्या है। तो ऑल अमाउंट्स पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एज अमाउंट मिनिमम वेजेस ऑफ द एम्प्लॉई अंडर दिस एक्ट, अदरवाइज ड्यू टू एम्प्लॉई अंडर दिस एक्ट, any rule or order made under shall, if such amount cannot be paid to employee on account of his death before the payment or on account where about not being known, be deposited with the prescribed authority who shall deal with the money so deposited in the such manner as may be prescribed। तो इसका सिंपल मीनिंग इतना ही है कि जो अनडिस्पर्स्ड अमाउंट ड्यू टू द एम्प्लॉयज़ है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पेमेंट ऑफ वेजेस नॉट पेड हुआ है ड्यू टू द डेथ है और अननोन है पर्सन जो कोई भी है, और वेयर एज डाउट में है। तो इस केस में क्या होगा, इफ़ एन एम्प्लॉय ओज एनी अमाउंट टू एम्प्लॉई लाइक द मिनिमम वेजेस और अदर ड्यूज, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कैन नॉट पे इट बिकॉज द एम्प्लॉय इज डेड है बिफोर द पेमेंट एंड द एम्प्लॉय वे अबाउट अननोन में है, then the employer must deposit that money with the prescribed authority, that is the government appointed agency जो है। इसमें क्या होगा, handling of deposited money जो है, the prescribed authority will manage and deal with the deposited money as per the rules made for this purpose। जैसे कि रूल बनाया है वैसे यहाँ पे क्या होगा, वो मनी है वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है 22E में क्या बोला है,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ असेट ऑफ एम्प्लॉयर विद द गवर्नमेंट। इसमें सिंपल जो मीनिंग है यहाँ पे, अमाउंट्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, जो भी है अमाउंट्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। इफ़ एन एम्प्लॉयर डिपॉजिटेड मनी, अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया है, कोई मनी डिपॉजिट किया है विद द गवर्नमेंट टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, और द गवर्नमेंट ओज मनी टू द एम्प्लॉयर रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, दिस अमाउंट इज एन प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट, दिस अमाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड और सीज्ड। ये जो अमाउंट है यहाँ पे सीज नहीं किया जाएगा, अटैच नहीं किया जाएगा बाय एनी कोर्ट टू रिकवर डेब्ट्स और लायबिलिटी और एम्प्लॉयर एक्सेप्ट डेट और लायबिलिटी और टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जो कोई भी वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट है उसको छोड़ के जो कोई भी है आप यहाँ पे लायबिलिटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। एक्सेप्शन, if the employer owes money to employees connected to the government contract, those employee claims can still be enforced by the attachment. If the employer owes money to employees connected to the government contract, those employee claims can still enforced by the attachment। से यहाँ पे क्या होगा, enforcement होगा। attachment कर सकते हैं लेकिन सब केस में नहीं करेंगे यहाँ पे attachment होगा। उसके बाद जो है सेक्शन 22F में है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट टू शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का क्या है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन टू द ऑफिशियल गैजेट direct that the subject to the provision of this subsection 2 all or any provision of the said act shall such modification, if any as may be specified in the notification, apply to wages payable to employees in such scheduled employment as may be specified in the notification। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है, the appropriate government can notify via official notification that all or some provisions of payment of wages act 1936 will apply to the wages paid in certain scheduled employment under the payment of wages act में होगा। उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, द गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट यहाँ पे नेसेसरी मॉडिफिकेशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता है। ओके, उसके बाद जो है स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया। एनफोर्समेंट ऑफ इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट विल आल्सो एनफोर्स दिस प्रोविजन। जो कोई भी ये प्रोविजन है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। जो कोई भी जुरिस्डिक्शन है उनके दायरे में रह के वो क्या कर सकते हैं, इम्प्लाई कर सकते हैं। ओके, ये हुआ हमारा टोटल जो सेक्शन है 22 वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। ओके।